Stubble burning, the topic which we have discussed a lot of time. You all guys know about it. जो आप रेगुलर स्टूडेंट्स आपको पता ही है, इतनी बार हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं कि अभी तक तो आप जो है वो स्टबल बर्निंग के टॉपिक को रट चुके होंगे. एक एक पॉइंट इसका आपको याद हो चुका होगा, राइट. ये स्पेशली मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. एंड जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, कोई बात नहीं, आपको स्टबल बर्निंग के बारे में अभी पूरी डिटेल जो है वो पता लग जाएगी. और स्टबल बर्निंग के इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ पर क्या होते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे. देखिए, एक स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई थी अभी रिसेंटली पटियाला पंजाब के 6 गांव में. ये स्टडी हम लोग को देखने को मिली थी कि स्टबल बर्निंग और उसके होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट्स किस प्रकार के हैं, मतलब कि ये स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है स्टबल बर्निंग, राइट. पराली जो जलाई जाती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं हेल्थ पर, क्या इंपैक्ट होता है हेल्थ पर, तो इस पर हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे इस स्टडी को बेस लेते हुए. तो स्टडी में क्या क्या चीज सामने आई है, तो देखो, स्टबल बर्निंग जब होती है तब पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है. ये बात तो नॉर्मल सी बात है. स्टबल बर्निंग होती है, ये बात सभी लोग जानते होंगे. देखिए, किसान क्या करते हैं, किसान की जब कटाई हो जाती है, राइट, खेत में जब कटाई हो जाती है तो भूसा बच जाता है. ठीक है, ये भूसा बच जाता है तो किसान लेबर्स को लगाकर इस भूसे को कलेक्ट करवाने की जगह ये इसको डायरेक्टली जला देते हैं. अब लेबर्स को बुलवाएंगे, इसको उठाएंगे, पिक करवाएंगे, कलेक्ट करवाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, तो उनको लेबर्स को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. एंड ऑलरेडी किसान जो है वो स्ट्रेस में रहते ही हैं, राइट, इनकम को लेकर. तो इसमें इनकी इनकम जो होगी या कॉस्ट जो होगी वो और एड ऑन हो जाएगी. तो वो सोचते हैं कि यार कॉस्ट को एड ऑन करने की जगह इसको सिंपली जो है वो जला दो, बर्न कर दो, राइट. अब एक्चुअली में इसके बर्न होने के भी फायदे होते हैं. इसको जलाया जो जाता है ना तो उसके भी फायदे होते हैं. ये सॉइल को जो है वो फर्टाइल करता है, स्पेशली इसकी एशेस जो होती है, राख जो होती है, ये सॉइल को फर्टाइल करती हैं. तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए. इस पर भी हम लोग थ्योरेटिकली जो है वो बात करेंगे, अभी थ्योरी में आएगा ये पूरी चीजें, तब हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट ये सब बेसिक सी चीज है. देखो, स्टबल बर्निंग के नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं. आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बोथ प्रोज एज वेल एज कॉन्स ऑल्सो, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट. तो ये चीज है. तो ये स्टबल बर्निंग, तो बेसिक सी चीज तो आपको समझ में आ रही है कि इसको जलाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एमिशन होगा. तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है. और वेरियस गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, है ना. तो ये चीज, तो सबसे पहला पॉइंट तो स्टडी के थ्रू आया है कि पोल्यूशन, और पोल्यूशन के कारण हेल्थ पर इंपैक्ट क्या पड़ा है, लोगों के जो लंग का जो फंक्शन है, राइट, फेफड़ों के कार्य को काफी कम कर दिया है इस प्रदूषण ने, राइट. पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण ने फेफड़ों के कार्य को काफी कम कर दिया है. यानी कि लंग्स जिस प्रकार से फंक्शन करते हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया है इस पोल्यूशन ने, है ना. और साथ ही साथ ये ज्यादातर इसने हार्म किया है, नुकसान पहुंचाया है गांव में रहने वाली महिलाओं को, राइट. तो ये चीज हमें देखने को मिलती है. इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट. और ये वो है जो कार्बन पार्टिकल जो जले नहीं है पूरी तरह से, अनबर्न है, जो कि और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, मोस्ट हार्मफुल होते हैं जो रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर. पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपको पता है क्या होता है ये. तो देखो, हवा में ये कुछ कण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप छोटी छोटी गिट्टी उठा लें अपने हाथों में, या फिर इमेजिन करें छोटी छोटी गिट्टी को और बड़े बड़े कुछ पत्थर को, ठीक है. तो ये क्या है, हवा में इस प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो कहते हैं, और बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर 10 होते हैं. अब देखो, इसका जो हम लोग को देखने को मिलता है कि साइज के ऊपर बेस्ड ये होते हैं कि पार्टिकल्स कितने साइज के हैं. तो ये 2.5 के हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं. ये बॉडी के अंदर जो है वो चले जाते हैं, इतने कम साइज के होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे नेकेड आइज से, राइट. बट ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, लंग्स में जो है वो एंटर कर जाते हैं, एंड इट डैमेजेस आर सिस्टम, हमारे सिस्टम को जो है वो डैमेज करता है ना. तो ये कॉन्सेंट्रेशन 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, इसमें स्पेशली अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, पूरी तरह से जले हुए नहीं है ये कार्बन पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर. और बताया जा रहा है, पाया ये गया अभी रिसेंटली कि 2 से भी ज्यादा 2x टाइम्स जो है ये बढ़ चुके हैं. बताया जा रहा है कि 100 ग्राम पर मीटर क्यूब से लेकर 250 ग्राम पर मीटर क्यूब तक जो है ये बढ़ गए हैं. तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है. और क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि ये जो भूसा हम लोग को देखने को मिलता है जब ये जलता है, राइट, यानी कि जब इसको जलाया जाता है, फसलों के जो अवशेष वगैरह, रेसिड्यू वगैरह, जो भूसा हम लोग को देखने को मिलता है जब ये जलाया जाता है, तो 2 से 3 गुना ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नोट किए जाते हैं. यानी कि एक क्षेत्र है जहां पर स्टबल बर्निंग हुई है, राइट, इसी के आसपास के एरिया में, तो यहां पर तुरंत एकदम से देखने को मिलता है कि 2x या 3x टाइम्स ज्यादा जो है वो लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. जैसे कि लोग जो है वो छींकने लगते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, सुबह सुबह खांसी होने लगती है, राइट. बहुत सारे इश्यूज होते हैं.
राइट। इसके अलावा रात में भी खांसी होने लगती है, साथ ही साथ स्किन में रैशेस होते हैं, राइट। रनी नोज हम लोग को देखने को मिलता है, नाक बहने लगती है, आंख लाल हो जाती है, खुजली मचने लगती है, और भी काफी सारे ऐसे सिम्टम्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं उस क्षेत्र पे जहां पर क्रॉप रेसिड्यू को बर्न किया जाता है, यानी कि भूसे को जलाया जाता है, स्टबल बर्निंग होती है। तो तुरंत ऐसे इफेक्ट्स अचानक से जो है वो नोटिस में आ जाते हैं, ऐसे सिम्टम्स अचानक से देखने को मिलते हैं। और ये सिम्टम्स सभी एज ग्रुप 10 से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों में रिकॉर्ड किए गए हैं, देखने को मिले हैं। फिर सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा, 40 से 60 की जिनकी उम्र होती है, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, राइट। और सबसे कम प्रॉब्लम जो होती है वो 10 से 18 साल की उम्र के एज ग्रुप के लोगों को होती है, राइट। और साथ ही साथ फंक्शंस, लंग्स का फंक्शन करना जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, राइट। लंग्स, फेफड़े जो है वो पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल से ऑपरेट नहीं कर पाते, वो रिड्यूस हो जाता है उनका फंक्शन, राइट। और ये भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो वैसे ही उनके लंग के फंक्शन जो है वो काम करना कम कर देते हैं, राइट। और पूरी सभी एज ग्रुप में वाली चीज जो है वो देखी गई है, राइट। और भी काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुकिंग फ्यूल के इन्फ्लुएंस के कारण भी ये सब चीजें जो है वो होती है। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, राइट, तो उसके कारण भी होती है। जैसे दम घुटने नहीं लगते एकदम से, अगर आप किसी ऐसे कमरे में के अंदर चले जाओ, बंद हो जाओ, जहां पे कोई हवा नहीं आ रही है, राइट, और बहुत ही मतलब पैक्ड है, पूरा टाइटली पैक्ड है, तो उसमें बड़ा अजीब, थोड़ी देर के बाद अजीब सी घबराहट टाइप की होने लगती है ना। तो वही सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। अब स्टबल बर्निंग क्या है, तो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है जो कि किसान फॉलो करते हैं। होता क्या है कि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई, मतलब जिस समय धान की कटाई होती है, जिस समय हार्वेस्टिंग हम लोग को देखने को मिलती है पैडी की, और जिस समय वीट जो होता है उसको बोया जाता है, तो उस पीरियड में जैसे ही पैडी की हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कि कटाई हो जाती है, उसके बाद जो भूसा बच जाता है उसको ये जला देते हैं। और ये माना जाता है कि ये जब पैडी का जब भूसा जलाया जाता है तो वो वीट के लिए काफी हेल्दी होता है। और दूसरी बात, ये इसके अलावा भी दूसरी बात ये भी होती है किसानों की, किसान ये बोलते हैं कि यार हमारे पास जो है वो ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम जो है वो फील्ड को जो है वो क्लियर कराएं, क्योंकि सीजन जो है वो तुरंत आ चुका होता है सोइंग का, यानी कि उसकी बुवाई करने का, बोने का सीजन तुरंत आ गया होता है, और हम लोग को जो है वो तुरंत जो है वो कार्य करना पड़ता है। इसलिए रेदर देन उसको वेस्ट को क्लियर करने की जगह हम उसे जला देते हैं। तो ये जनरली किसान जो है वो ये वाली बातें कहते हैं। बट इसके अलावा दूसरी चीज भी हमें देखने को मिलती है, ऑब्वियस ही बात है, पैसा, कॉस्ट, क्योंकि अगर वो लेबर्स को लगाकर उसकी कलेक्शन करवाएंगे तो ज्यादा पैसा जो है वो उनका लगेगा, राइट, कॉस्ट उनको ज्यादा जो है वो पे करनी पड़ेगी। और वैसे ही वो चिंतित रहते हैं काफी ज्यादा अपनी इनकम को लेकर। तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें हार्मफुल गैसेस हमें देखने को मिलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अलॉन्ग विद पार्टिकुलेट मैटर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो ये हार्मफुल गैसेस होती हैं, स्टबल बर्निंग के कारण रिलीज होती है एनवायरमेंट में। और आप जान ही रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। और क्यों फार्मर्स जो है वो स्टबल बर्निंग को चूज करते हैं, तो उनके पास कोई और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। और फार्मर जो है उनके पास इतना, ऑब्वियस ही बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है या इतने सामान नहीं है, राइट, संसाधन नहीं है कि वो जो है वो वेस्ट के साथ डील कर सके, राइट। और फिर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते नई नई टेक्नोलॉजी को, राइट, कि वेस्ट मटेरियल को हैंडल कर सके जो टेक्नोलॉजीज। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा उनकी इनकम जो होती है वो कम होती है, क्रॉप के डैमेज के चलते भी उनको काफी घबराहट होती है। और फार्मर जो है फिर वो सोचते हैं कि अरे यार, रेदर देन इस पे और पैसा लगाने की जगह, वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई कि लेबर को और एक्स्ट्रा पैसे देने की जगह व्हाई नॉट वी बर्न इट, और फिर वो बर्न कर देते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो, स्टबल बर्निंग की ये सब तो नुकसान हमने देख लिया, अब इसके फायदे भी हैं गाइस। एक तो फील्ड जल्दी से, एक बार आपने आग लगाई, फील्ड जो है वो क्लियर हो गई, सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव फील्ड को साफ करने का, क्लियर करने का। साथ ही साथ जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वीड्स वगैरह, जो कि खपतवार जो होते हैं, मतलब कि जो वीड्स वगैरह जो होती हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करती हैं, तो उसको जलने से वो वीड भी मर जाती है, राइट। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जैसे कुछ कुछ होते हैं ना कीड़े वगैरह, जो हर्बिसाइड्स वगैरह होते हैं, मतलब कि जो क्रॉप्स वगैरह को खाते हैं वो मर जाते हैं, है ना। इसके अलावा किल्स स्लग, मतलब कि स्लग वगैरह और दूसरे कीटाणु वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इस टाइप के, तो वो मर जाते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन टाइप जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब इसके कुछ फायदे हैं। और इफेक्ट्स हम लोग को स्टबल बर्निंग के क्या देखने को मिलते हैं, तो पोल्यूशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, हार्मफुल गैसेस के बारे में हमने चर्चा करी, मीथेन भी है इसमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्सियोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो बहुत हार्मफुल गैसेस ये हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि एनवायरमेंट में चली जाती हैं और एनवायरमेंट के माध्यम से जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा,
राइट। और इसके कारण स्मॉग भी होता है। स्मॉग का मतलब आपको पता है, स्मॉग मतलब क्या? फॉग प्लस स्मोक इक्वल्स टू स्मॉग। तो इसके कारण स्मोक होती है और ठंड के समय पे जो फॉग होती है, तो ये दोनों मिल जाती है तो एकदम से धुंधला जो है वो दिखने लगता है। तो स्मॉग हम लोग को देखने को मिलता है, बनता है, जो कि दिल्ली में अक्सर, दिल्ली उसके आसपास के एरिया में अक्सर नजर आता है। वैसे तो आप आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, सब में स्मॉग हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली ठंड के समय पर, राइट। तो बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखिएगा विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, राइट, क्योंकि इस प्रकार की स्मोक जो होती है वो एनवायरमेंट पे रहती है उसके कारण। साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी इसमें हम लोग को नजर आती है। जब स्टबल बर्निंग की जाती है तब उस समय देखो, इसकी दो चीजें हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी एशेज वगैरह जो होती हैं वो सॉइल को जो है वो अच्छा कर देती है। आपने देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि पहले के लोग जो है वो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है वो किया करते थे। वो सेम मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। क्योंकि ये जब हमें देखने को मिलता है कि जैसे स्टबल, भूसा वगैरह आपने जला दिया, तो उसके बाद उसमें जो बचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐश के फॉर्म में जो है वो मिट्टी पे रिलीज हो जाते हैं और मिट्टी पे वो मिल जाते हैं, तो वो सॉइल फर्टाइल भी होती है। बट देखिए प्रॉब्लम इज दिस ऑल्सो कि ये क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बर्न करने से वो सब न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये फर्टिलिटी से ही रिलेटेड, आपको एक चीज पता होगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आपको पता होगा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को रिसाइकिल करते हैं, राइट। पता है ना ये सब सब बातें आपको, आपने पढ़ी होगी एनवायरमेंट में, ज्योग्राफी में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो देखिए अब वो भी मर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब हमें देखने को मिला कि इनडायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी पर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो ये फर्टिलिटी पर हेल्दी इंपैक्ट भी क्रिएट करते हैं और अनहेल्दी भी। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हीट पेनिट्रेशन, अब देखो हीट जो जनरेट होती है स्टबल बर्निंग के कारण, आग लगाएंगे तो हीट तो जनरेट होगी ही होगी, तो ये हीट सॉइल में भी जाती है और इसी हीट के कारण जो है वो मॉइस्चर जो होता है सॉइल का, मतलब नमी जो होती है मिट्टी की, वो कम हो जाती है, राइट। तो ये चीज, और वही चीज मैं आपको बताया, माइक्रोब्स, जो यूजफुल माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सेम चीज यहाँ पर पता है, जो मैंने भी आपको समझाया। इसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की बात करें गाइस, तो देखो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने के लिए, तो यहां पर आप प्रमोट करो पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स को। मतलब कुल मिलाकर ये चीज कही जा रही है कि आप वेस्ट से पावर को जो है वो जनरेट करने का काम करो, किसानों को जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराओ, राइट। और इवन जैसे क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करो, मिलाओ, क्योंकि ये जो भूसा जो होता है, ये भी अगर आप इसको मिट्टी में जो है वो मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो ये आपके लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो है वो काम करेगा, राइट। बायो फर्टिलाइजर आप कह सकते हो उसका काम करेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी इससे, राइट। किसानों को और दूसरे फर्टिलाइजर्स वगैरह को लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी में ही क्षमता होती है, क्रॉप रेसिड्यू में ही क्षमता होती है मिट्टी को और फर्टाइल बनाने की, राइट। क्रॉप को और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि और भी ज्यादा ईल्ड जनरेट करने की, प्रोडक्शन करने की क्रॉप की, राइट। क्योंकि मिट्टी उपजाऊ रहेगी, फर्टाइल रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका इफेक्ट क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि क्रॉप्स की उपज पर होगा, राइट, उसके प्रोडक्शन पर होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं मिट्टी को, मिट्टी की नमी में, राइट। अगर आप इन क्रॉप रेसिड्यू को मिट्टी में जो है मिक्स कर देंगे तो मिट्टी की नमी बनाने में या बरकरार रखने में ये मदद करते हैं। साथ ही साथ ये एक्टिवेट कर देते हैं कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो हो सके, राइट। तो ये सब चीज फायदे इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो किसान जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको जलाने की जगह आप इसको मिट्टी में ही जो है वो मिक्स कर दो, राइट। आप कन्वर्ट कर दो, राइट, इनको ऑर्गेनिक मैन्योर में, जैसा मैंने भी आपको बताया, कंपोस्टिंग के माध्यम से, राइट। तो जैविक खाद में परिवर्तित जो है वो करें। तो ये इसके हमें देखने को मिल रहा है कि ऑल्टरनेटिव्स कैसा किया जा सकता है। तो ऑल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के लिए जरूर पॉइंट वाइज जो है 1 2 3 4 पॉइंट वाइज जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट्स बना लीजिए। नई अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ईस्ट प्रोटीन कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। तो अब देखो ये क्रॉप रेसिड्यू है, किसान को इंसेंटिव दो कि आप एक काम करो, इसको आप कलेक्ट करें और कलेक्ट करके जो है वो आप इसको नियरेस्ट जो भी आपके यानी कि अलग अलग गांव क्षेत्र में अलग अलग यूनिट जो है वो बना दी जाए, कि जहां पर इस प्रकार की कन्वर्जन जो है वो हो सके। क्रॉप रेसिड्यू यानी कि वेस्ट से हम लोग या तो एनर्जी जनरेट कर लें या फिर कोई और अच्छा प्रोडक्ट जो है वो जनरेट कर लें, राइट, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, राइट। तो जैसे कि फार्मर्स भी मोटिवेटेड रहेंगे कि फार्मर्स इसे कलेक्ट करेंगे तो फार्मर्स को ही एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, मतलब। बट हाँ, सरकार को ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसान को, मतलब एक एनालिसिस करना
एक एस्टीमेट बनाना कि एक खेत जो है उसमें से स्टबल को हटाने के लिए, यानी कि उसको कलेक्ट करेंगे तो कितना स्टबल और एस्टीमेट के तौर पर जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे कलेक्ट करने में, जिससे कि जल्दी से जल्दी कलेक्ट हो जाए। लेट्स से कि 2 लोग, तो 2 लोग अगर इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो सुबह से शाम तक जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से 2 लोग ही अच्छे खासे मतलब एरिया पर हमें देखने को मिल सकता है कि तरीके से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अगर सरकार एस्टिमेट करे, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को एस्टिमेट करना चाहिए अमाउंट, कि किसान को कितना लेबर पर खर्चा करना पड़ता है। तो किसान को जितना अमाउंट लेबर पर खर्चा करना पड़ता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है बढ़ाकर सरकार जो है वो ऑफर करे, राइट। कि अगर किसान जो है वो ये वेस्ट कलेक्ट करके यहाँ पर देते हैं, नियरेस्ट यूनिट बना दे, राइट, तो उनको किसान को जो है वो इतना इंसेंटिव जो है वो मिल जाएगा। और वो कैलकुलेटेड इंसेंटिव होना चाहिए जिससे कि किसान भी प्रमोटेड रहे, राइट, कि हाँ यार चलो ठीक है, उसको वो अगर यहाँ पे पैसा लगाएगा तो उसका रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसी चीजें करेंगे तो वो हेल्दी रहेगी, राइट, किसान के लिए भी हेल्दी रहेगी, एनवायरमेंट के लिए भी हेल्दी रहेगी, और सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सकेंगे। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, तो इसमें भी ये वाले गोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन गोल है, आप चेक करिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से ये भी गोल है, हमें अपने एनवायरमेंट को हेल्दी रखना है। और कार्बन न्यूट्रलिटी, तो आपको पता होगा गाइस ये वाली चीज कि कार्बन न्यूट्रल एनवायरमेंट जो है वो हमें बनाना है, या जीरो कार्बन न्यूट्रल एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो हमने भी बोल दिया कि 2070 तक हम जो है वो अचीव करेंगे। आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान हम लोगों ने जो ये वाले स्टेटमेंट दिए थे कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल जो है वो हो जाएंगे 2070 तक, राइट। जीरो कार्बन को जो है वो अचीव कर लेंगे 2070 तक, जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे, पता है ना ये सब बातें। तो ये सब टारगेट भी अचीव हो सकेंगे सरकार के, बट सरकार को थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से स्मार्टली जो है वो प्ले करना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला भाई कि इंसेंटिव दो उन पर्टिकुलर किसानों को जो लोग स्टेबल बर्निंग नहीं कर रहे हैं, प्लस जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो एमएसपी का बेनिफिट उन स्टेट्स को दिया जाए जिन स्टेट्स के अंदर स्टेबल बर्निंग नहीं हो रही है। जिन स्टेट्स में हो रही है उनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह इंपोज करो, या फिर कुछ समय के लिए एमएसपी का बेनिफिट देना बंद कर दो। बट वो थोड़ा सा जो है वो इम्प्रैक्टिकल टाइप की चीज हो जाएगी, और फिर वो एक प्रकार से आक्रोश बोलते हैं ना आपकी, एकदम से किसान जो है वो सरकार के विरुद्ध चले जाएंगे कि एमएसपी हटाना मतलब किसान के लिए बहुत डिफिकल्टी वाला टास्क हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ऐसी। ये वाली चीज जो होगी वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा हार्श हो जाएगा, राइट। तो एमएसपी को ना हटाओ बट वार्निंग दे दो, एटलीस्ट डराओ। कई बार क्या पता शायद एग्जैक्टली आप इंप्लीमेंट ना करो बट डरा दो तो ही जो है वो काम हो जाए, पता लगे। क्योंकि होता है ना कि कई बार डराने से भी काफी सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं, है ना। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ मॉडल भी गौथांस। तो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ही सक्सेसफुली ये मॉडल जो है वो ऑपरेट हो रहा है। इस मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ ने मतलब गौथांस का स्पेशली मतलब ये है कि हमें देखने को मिलता है कि एक 5 एकड़ की प्लॉट है, 5 एकड़ का प्लॉट, और ये हर एक विलेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इस प्लॉट में जो भी स्टबल वगैरह जो होता है वो कलेक्ट करके लोग लेकर आते हैं, और पराली दान यानी कि पीपल्स डोनेशन के थ्रू जो है वो दिया जाता है। फिर इस पर्टिकुलर स्टबल को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें गाउ डंग भी मिलाया जाता है, और भी काफी सारे नेचुरल एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं, और उसके बाद इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना दिया जाता है। देखिए क्रॉप रेसिड्यू से, आप ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा, क्रॉप रेसिड्यू से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की एक सक्सेसफुल मेथड या सक्सेसफुल मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, गौथांस। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये चीज आप जरूर मेंशन करिएगा। तो सक्सेसफुली इन्होंने 2000 से ज्यादा गौथांस जो है वो डेवलप कर लिए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, राइट। और ये स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, गांव क्षेत्र में रहने वाले जो युवा हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रही है, क्योंकि उनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनवाया जा रहा है, काउ डंग्स वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है कि पराली के ट्रांसपोर्टेशन को फार्म से लेकर गौथांस तक, तो सरकार का सपोर्ट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओल्ड टॉपिक। तो इसमें स्टबल बर्निंग के बारे में भी हमने काफी डिटेल में बात करी, उसके क्या नुकसान होते हैं, इवन एक स्टडी को भी जो है वो डिस्कस किया, उसके क्या फायदे होते हैं ये भी हमने देखा, ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर किसान क्या यूज कर सकते हैं तो ये भी हमने कवर किया, एंड साथ ही साथ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज गौथांस। तो ये जरूर आप अपने मेंस में लिखिएगा, और इस ये पूरे टॉपिक को आप सेव करके रखिए अपने पास, क्योंकि ये टॉपिक आपका एक कंप्लीट स्टेबल बर्निंग का आंसर है।